एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था तो अपने ड्रॉपर फेज में मैंने भी वो सारी गलतियाँ की थी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए नीट प्रिपरेशन के समय। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें उस समय अपने अपने थिंकिंग से सही लगता है कि यार नहीं सही कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, एज ए सीनियर मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, कुछ बहुत कम ऐसे ही पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट हैं जो कि मुझे बताने हैं, जो कि मुझे बड़ी गलतियाँ लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज़ जो है वो एनसीईआरटी की रीडिंग। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग हम लोग नहीं करते हैं, मतलब स्टार्टिंग के फेज में मतलब ज़्यादातर बच्चे अवॉइड करते हैं। कोचिंग के नोट्स जैसे बायो हो गया, बायो में तो आपको एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी मॉड्यूल नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मार्केट में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशन के मॉड्यूल हैं, सारे मॉड्यूल के अलावा कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं उनके भी टीचर्स के भी नोट्स हैं, तो जिसमें कि 99% टाइम यही होता है कि ज़्यादा पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी से। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। तो आपको एक बहुत क्लियर बाउंड्री पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मैं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ रहा हूँ, कौन सी चीज़ मैं एनसीईआरटी का पढ़ रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करना कि मॉड्यूल और नोट्स ही पढ़ने में अपने आप मतलब अपना सारा समय गवा देना और एनसीईआरटी बुक की रीडिंग आप छोड़ दो। ठीक है, बाय द वे सिलेबस मॉडिफाई हो चुका है, तो आप सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। नई वाली एनसीईआरटी पे भी डिपेंड मत रहिए, पुरानी वाली एनसीईआरटी पे भी डिपेंड मत रहिए। उस चीज़ों को पढ़िए जो सिलेबस में है और एनसीईआरटी से पढ़िए। जो चीज़ एनसीईआरटी के बाहर नहीं है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल, नोट्स, इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी की ही बात करूँ तो ये एक अलग से मुझे हेडिंग बनानी पड़ी, एक अलग से टॉपिक बनाना पड़ा कि एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बायो में तो मैंने समझा दिया कि आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या दिक्कत है कि हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना किस चीज़ में दे देते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, नोट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाली जो चीज़ें हैं, कैलकुलेटिव पोर्शन जितना है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो एक चीज़ और हाँ, जो ज़्यादातर लोगों से छूटती है, मुझसे भी छूटी थी, वो एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप एक बात जान लो, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव पोर्शन से ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शंस आते हैं। ठीक है, अब तो स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से याद कर लो कि मतलब कि थ्योरी एकदम नहीं छोड़नी है फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे चैप्टर्स तो फिजिकल केमिस्ट्री में हालांकि डिलीट हो चुके हैं, लेकिन जो भी चैप्टर्स हैं उनकी एनसीईआरटी रीडिंग आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं छोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल देके आपको बताऊं कि जो क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, हाइपोक्सिया है, और एक जगह लिखा है कि ह्यूमन में जो ब्लड वॉल्यूम है, मतलब ह्यूमन का जो ब्लड है वो 0.9 मोलर NaCl के साथ आइसोटोनिक रहता है। तो ये सारी पॉइंट्स मतलब कि हमसे छूट जाती हैं। ठीक है, तो उस पर ज़रूर से ध्यान देना। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग एकदम मस्ट है। ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। और केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो इतना मैं समझ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीडिंग तो हम लोग करते ही हैं। ठीक है, वो तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, उसको कहीं से पढ़ना नहीं होता है, वो ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। तो जो चीज़ें ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पढ़ लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री आपका छूट जाता है। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान देंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री को भी हमें नहीं इग्नोर करना है। ठीक, इसके बाद एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि रश फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कि मतलब कि हम लोग भागते हैं ना कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मतलब कई लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मतलब कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जिनको मैं कर लूँ तो मतलब अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, मतलब कि तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है या फिर मतलब कि स्कोर ही करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स के अच्छे वेटेज हैं नीट में। लेकिन यदि आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छे से सिलेक्शन लेना है, तो आपको
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना है। आपको हर चीज़ पढ़नी है क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? ना तो सिलेबस बहुत बड़ा है, ना तो सिलेबस बहुत टफ है। और जैसा कि एनटीए के आने के बाद से मतलब जैसा कि पैटर्न चल रहा है नीट में, वो यही पैटर्न है कि वो लोग सारे चैप्टर्स को वेटेज देते हैं। अभी तो ठीक है कि सिलेबस कम हो गया है, काफ़ी सारे माइनर चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने जब नीट दिया था, तो उस समय यार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते थे, पॉलीमर से भी आते थे, बायोमोलिक्यूल से भी आते थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी आते थे। तो जिन चैप्टर्स को हम इग्नोर कर देते थे, वो चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। हाइड्रोजन से आता था क्वेश्चन। तो हमेशा मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे मत भागो, है ना? सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अच्छी रैंक, अच्छा एआईआर लाना है तो सेलेक्ट होना है, अच्छे से सेलेक्ट होना है, तो आपको सब पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को बतानी थी वो ये कि ओनली 1 टेस्ट इन 15 डेज या ओनली 1 टेस्ट इन अ वीक, ठीक है? 1 टेस्ट इन अ वीक। लास्ट टाइम में ये होता था, जब मैंने पहला ड्रॉप लिया था तो उस समय ये होता था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, और उसमें क्या था कि 2 हफ्ते में 1 टेस्ट होता था। तो हालांकि पढ़ना भी रहता था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करो कि इतना कम टेस्ट मत दो। अब तो मतलब एग्ज़ाम 3 ही महीने बचा है, और लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था कि हफ्ते में 1 टेस्ट देता था। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, वो लोग हफ्ते में संडे को टेस्ट कराते हैं, तो वही वो लोग फॉलो करते हैं। 1 हफ्ता अपना सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, फिर संडे को जाके टेस्ट देंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करो कि सिलेबस अब आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ज़्यादातर कोचिंग्स में अब तक हो भी गया होगा, और ज़्यादातर कोचिंग में फरवरी एंड तक हो भी जाएगा। तो मार्च और अप्रैल वाला जो फेज़ है, उसमें ये मत करना कि हफ्ता भर पढ़ना है और संडे को टेस्ट देना है या फिर अल्टरनेट संडे को टेस्ट देना है। तो नंबर ऑफ टेस्ट को हमेशा मतलब आपको बढ़ाते रहना है। और अब इसके बाद मतलब कि मार्च से आप कोशिश करना कि हफ्ते में 3 टेस्ट, 4 टेस्ट मिनिमम आपको देने हैं। इससे ज़्यादा भी आप दे सको तो हफ्ते में 7 टेस्ट भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? और नेक्स्ट है आपका, एक ये चीज़ मैंने सोची थी, जो मैं गलती करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था टेस्ट के, मतलब टेस्ट के क्वेश्चन से। तो जैसे कि जब मेरे को किसी टॉपिक में या फिर किसी चैप्टर में दिक्कत होती थी, तो लास्ट के समय में मुझे ये नहीं करना चाहिए, मतलब आप लोग को नहीं करना चाहिए, अब तो बिल्कुल समय नहीं है कि आप कोई भी मॉड्यूल या कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाओ सवाल बनाने के लिए। आप ये बिल्कुल मत करो। आपको करना क्या है, आपको टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं उसको आप सुधारो, ठीक है? टेस्ट को आप एनालाइज करो, और उसमें जो गलती हो रही है उसको आप करेक्ट करो और अपने नंबर बढ़ाओ। तो ये तरीका ज़्यादा सही है, क्योंकि आप जब टेस्ट देते हो तो आप 1 ही घंटे में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन बना जाते हो। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आप जब टेस्ट देते हो तो आप 1 घंटे में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन बना जाते हो, ठीक है? और लेकिन जब आप रूम पे या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की, तो आपको फिजिक्स में 1 घंटे, मतलब 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं 40, 45, 50 क्वेश्चन करने में। तो टेस्ट आपको मतलब कि एक प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में, मतलब एक आपके दिमाग में प्रेशर है कि नहीं मुझे टेस्ट कंप्लीट करना है, तो वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि आप मतलब कि जल्दी-जल्दी क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाते हो, आपकी हैबिट अच्छी बन जाती है, ठीक है? इसके बाद एक टॉपिक मैंने और बनाया है कि ओवर फोकस टू टफ टॉपिक्स, ठीक है? तो ये चीज़ें तो भाई मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आपको टफ टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आपको ईज़ी, आसान पढ़ना है। आपको पता है या नहीं पता है, नीट में आसान ही सवाल आते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है सब आसान आएगा। हाँ, असर्शन रीजन दे दे, स्टेटमेंट बेस्ड दे दे, पेपर को लेंदी कर दे, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन जब भी आते हैं आसान ही आते हैं, ठीक? आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत हाई फाई वाली फिजिक्स की बुक सॉल्व करने की, आसान सवाल लगाने की ज़रूरत है, और उससे भी अच्छा आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है। टेस्ट में सवाल जो बनाते हैं कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले, वो अच्छा ही सवाल देते हैं, मतलब कि उसी लेवल का देते हैं जिस लेवल का नीट में आता है। तो आप वही प्रैक्टिस करो और उसमें आप नंबर गेन करो, अच्छा फील होगा, और नंबर बढ़ाने की कोशिश करो। तो टफ टॉपिक के पीछे मत भागो, आसान ही आएगा। आसान चीज़ें प्रैक्टिस करो, आसान चीज़ें प्रैक्टिस करो, कई बार प्रैक्टिस करो, लेकिन टफ चीज़ों के पीछे मत भागो कि कोई भी क्वेश्चन लेके बैठ गए, नहीं मेरे को तो ये सॉल्व ही करना है, और 10 मिनट 1 घंटा तक वही सवाल लेके उलझे पड़े हैं। तो आसान सवाल लगाओ, खूब ढेर सारा पेपर दो, खूब ढेर सारा सवाल लगाओ, लेकिन टफ टॉपिक के पीछे मत भागो, मतलब टफ क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करो। और ये सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट एनालिसिस। आप कितना भी टेस्ट दे दो, आपको तब तक नहीं फ़ायदा होगा जब तक आप टेस्ट एनालाइज नहीं करोगे।
ठीक है, तो टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप 3 घंटे टेस्ट दो, 2 घंटे, 3 घंटे, आपको जितना भी लग रहा है, आपने जितनी भी गलतियाँ की हैं, उसको आप ज़रूर एनालाइज़ करो। आप रूम पे जाओ, घर जाओ, टेस्ट देके नंबर जोड़ो, अच्छा इतना आया, ठीक है। फिर देखो कहाँ-कहाँ गलती हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको बायो में टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन गलती हो गए हैं, एग्ज़ाम्पल नहीं याद थे, या फिर कहीं स्टेटमेंट में गलती था, तो आप पूरा टेरिडोफाइटा पढ़ो और फिर देखो कि क्यों गलती हुआ है, और यदि वो एनसीईआरटी के बाहर का है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। ये कुछ गलतियाँ थी जो मेरे को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती थी, मतलब जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जो कि एकदम मस्ट है। और भी गलतियाँ हैं, जो चीज़ें जो हम लोग मतलब कि मिस्टेक करते हैं प्रिपरेशन के समय में। काफ़ी चीज़ें हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं, और पढ़ाई मतलब कि लगातार कर रहे हैं, स्किप नहीं ले रहे हैं, घूमने-फिरने नहीं जा रहे हैं, एक ही रूम में बैठ के सैचुरेट हो रहे हैं, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत गलतियाँ हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस होंगी। और बाकी यदि आपको कोई चीज़ लगता है कि ये चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे ये तरीका कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर बताऊँगा कि इसमें आपको क्या मॉडिफ़िकेशन करना है, या फिर आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बाकी आपके पढ़ने की क्या प्लानिंग होनी चाहिए लास्ट के 3 महीने में, वो वाली वीडियो आपको यहाँ पे अपीयर हो रही होगी, तो आप उसको देख लो। ठीक है? थैंक यू।